प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपको बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कराने के लिए प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। जैसा कि अब हमारे लिए बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल कम समय बचा है। इन कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप प्रतिदिन मॉडल पेपर का जो प्रश्न है उन सभी को मेरे साथ प्रतिदिन देखा कीजिए और इन प्रश्नों को आप प्रतिदिन कागज पेन के साथ महत्वपूर्ण फार्मूला और या ऐसे प्रश्न भी जरूर होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है, वह है क्या है? देख लेते हैं। कह रहा है एक प्रिज्म से, मान लीजिए अगर यह प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जब भी अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है क्या होता है, अलग अलग रंगों में, ठीक है, 7 रंगों में ये क्या होता है, विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, वर्णक्रम डिविजोर जिसको हम बोलते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसमें विचलन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है। अपवर्तित क्या हुआ, अपवर्तन का मतलब ये हो गया प्रकाश एक माध्यम से आए दूसरे माध्यम आके वो क्या हो, चेंज हो, या तो अभिलंब से वो दूर जाए, या तो अभिलंब से दूर भागेगा, या अभिलंब के पास आएगा। तो जो प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे प्रकाश जो अपवर्तित होगी वह किस रंग का सबसे अधिक होगा, यानी कि जो सबसे अधिक मुड़ेगा वह कौन सा रंग होगा। चलिए इसके विकल्पों को देखेंगे। सबसे अधिक जो होता है आपको बैगनी रंग मुड़ता है, क्योंकि बैगनी रंग का जो आपको अपवर्तनांक है या कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य आपको सबसे कम होता है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट वेरी लेस रेड कलर, सबसे ज्यादा लाल का रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग क्या होता है, कम मुड़ पाती है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वो क्या होता है, ज्यादा मुड़ती है। जो ज्यादा अपवर्तित होगी उसको इसमें सेलेक्ट करना था, क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड की हवा में तौल 20 ग्राम तथा पानी में 15 ग्राम है, तो उसका आयतन क्या होगा। इसके विकल्पों को देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु, पिंड का मतलब होता है वस्तु, अगर किसी वस्तु का वजन कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम है किसमें, एयर में, और पानी में कितना है 15 ग्राम किसमें है, वाटर में, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होता है, तो आयतन आपको पता होना चाहिए। आयतन में क्या होता है आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। चलिए इसके विकल्पों को देख लेते हैं। इसके विकल्प क्या हो जाएंगे आपको, आयतन क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 कैसे निकला, तो टोटल हवा में कितना है आपको 20 और पानी में कितना है आपको 15, क्या हो जाएगा आपको आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समान ताप और दाब पर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या लिया है, कांस्टेंट फिक्स कर लिया है। समान ताप और दाब पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि समान ताप और दाब पर दो गैसों के समान आयतन के लिए नियत राशि होगा, क्या नियत होगा, चलिए देख लीजिए। आंसर देख लेते हैं इसके विकल्प को। अणुओं की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपको, अणु की संख्या बिल्कुल क्या हो जाएगी आपको नियत होगी, ठीक है। समान ताप और दाब पर दो गैसों के समान आयतन के लिए नियत राशि क्या होगा,
गैसों का जो अणु होगा उसकी कुल संख्या क्या होगा आपको नियत होगा। अगला प्रश्न है परिपथ में वोल्ट मापी का पठन होगा। अगर परिपथ में वोल्ट मापी यानी वोल्टेज को जो मापने वाला होगा उसका पठन रीडिंग क्या होगा देख लेते हैं। ये परिपथ दे रखा है, इस परिपथ में वो वोल्ट मापी का जो पठन होगा इसका जो रीडिंग होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा। इसका 4 वोल्ट होगा इसका आंसर। परिपथ में वोल्ट मापी का पठन रीडिंग कितना होगा आपको 4 वोल्ट होगा। अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, क्या हो जाएगा आपको, इसके विकल्प को देखिए। डायोड जो होगा अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, आपको याद रखना है। डायोड ठीक है, विद्युत का एक उपकरण है, इससे क्या होगा अनओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण के रूप में हम क्या जानते हैं, डायोड। एक केजी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल क्या होगी, चलिए देख लेते हैं इसके विकल्प को। चार विकल्प दिए गए। द्रव्यमान मास कितना है, द्रव्यमान है आपको 1 केजी किलोग्राम, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है 1 जूल है। आपसे पूछा जा रहा है इसका चाल क्या होगा, चाल या वेग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ कितना दिया हुआ है आपको 1 है, ये नीचे का 2 गुना हो जाएगा और ये m क्या हो जाएगा द्रव्यमान 1 डिवाइड हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर, यानी कि फाइनली क्या हो गया 2। तो v बराबर क्या हो जाएगा √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो देखिए यह विकल्प आपको 1.4 दिख रहा होगा, ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो ये क्या हो गया आपको वेग का मान निकल गया, यही आंसर होगा आपको 1.4 हो गया। अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न था, इसको कैसे हमने हल किया कि काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या होता है आपको हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में हम क्या किए, सारा वैल्यू पुट करने के बाद वेग का मान जो निकाले हुआ क्या है आपको 1.414, इसका सही विकल्प है। यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण दिया गया है, टाइम दिया गया 3 सेकंड, उसकी चाल कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके विकल्पों को हम लोग देख लेंगे। स्ट्रेट लाइन में आपको वेग या चाल जिसको कह लीजिए, चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ आपको 40 मीटर पर सेकेंड ये दिया गया है। त्वरण दिया हुआ एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू कितना है आपको 3 सेकेंड दिया गया, ठीक है। तो 3 सेकेंड दिया गया है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वेग है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। इसको हल करेंगे हम, इसका चाल निकालेंगे।
चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वी स्क्वायर। देखिए लीनियर मोशन का आपको इक्वेशन गति का 3 समीकरण दिया गया है। 3 समीकरण में क्या है, पहला समीकरण है आपको v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लीनियर मोशन के लिए गति का 3 आपको फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए प्रारंभ में एक वेग दिया हुआ है, कितना है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बाद में उसका वेग, देखिए प्रारंभ में जो वेग दिया रहता है वो प्रारंभिक वेग को हम लोग u कहते हैं। u आपको दिया गया है, कितना है 40 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है आपको 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ u कितना है आपको 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्सेलरेशन कितना है आपको 4 है, और ये कितनी दूर जाती है, ये कितनी दूर जाती है, ये आपको नहीं मालूम है, क्योंकि ये सवाल में आपको नहीं दिया गया है। तो और ये अंतिम अंतिम वेग कितना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तु क्या हो रहा है आपको विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने के कारण हम क्या करते हैं, ये प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 लेंगे। यहाँ जो प्रारंभिक वेग 40 है, ये क्या आपको फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ क्या देना है 40 जो दिया हुआ है, आपको अंतिम वेग दिया गया है, जब एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया गया है, हमें क्या है दूरी। सवाल में गौर कीजिएगा, कहीं भी आपको डिस्टेंस नहीं दिया गया है। अगर डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो यहाँ से हम निकालेंगे 40 का स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1600 हो गया, बराबर 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8s हो गया। इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा आपको 1600 में हम क्या करेंगे 8 से भागा देंगे, 8 दूना 16, क्या निकलेगा आपको 200 मीटर निकल गया। आपको डिस्टेंस कितना निकल गया आपको 200 मीटर। अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो यहाँ निकाल लेते हैं, दूरी कितना है आपको 200 और समय कितना है आपको 3। आप अगर 200 में 3 से भागा दीजिएगा, डिवाइड करके, ये आएगा आपको 66.2/3, जो भी आएगा क्या होगा आपको चाल है तो मीटर पर सेकेंड। चलिए इसके सारे विकल्प को देख लेते हैं। 66.2/3, देखिए ऐसा विकल्प कहाँ है आपको पहला में दिया गया है, 66.2/3 क्या है आपको पहला में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपको 66.2/3 आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये इसका आंसर दिया गया है। इस सवाल में क्या था आपको दोबारा से सुन लीजिए। इस सवाल में है कि यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण, यानी कि क्या है कि पहले ही आपको वस्तु जो है उसके पास चाल दे रखा है, क्या है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। अगर यह वस्तु गति प्रारंभ किया होगा तो विराम अवस्था से क्या होगा, ठीक है। विराम अवस्था से जब प्रारंभ करेगा तो u का मान क्या लेंगे हम लोग 0, और इसके पास ऑलरेडी वेग क्या आ गया है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, त्वरण है और टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या किए, गति के जो समीकरण है आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हम क्या किए, हम s निकाल लिए, दूरी निकाल लिए। पहले हम दूरी निकाले, कितना निकला आपको, दूरी निकल गया आपको 200, दूरी निकला आपको 200। अब क्या किए हैं, जब दूरी निकल गया है और समय दिया हुआ है तो चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, 200 में 3 से भागा दिए, कट के आपको क्या आ गया आपको 66 आपको 2/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा की इकाई है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में दिया गया विकल्प दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है विभवांतर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गलत विकल्प दिया गया है। क्या हो जाएगा आपको? ऊर्जा की इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है? ई भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है आपको? ऊर्जा। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। जब चार्ज और वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा? मिलेगा आपको एनर्जी मिलेगा। देखिए दो समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बीच अगर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब की संख्या, आपको हम बताए थे कि अगर समतल दर्पण जिस एंगल से झुका हुआ है अगर उसमें निकालना है, चलिए देखिए, तो n का मान हम निकालते हैं। n क्या कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री टोटल एंगल बटे जो गिवन एंगल है दिया गया है 36, ठीक है, 36 डिग्री। अगर ये भागा देके क्या होगा? 10 से लग जाएगा। 36 गुना 10 360, क्या निकला आपको? 10। तो अगर जो प्राप्त मान है, अगर वह प्राप्त मान क्या है? अगर प्राप्त मान अगर सम संख्या आता है, कितना है आपको? 10 निकला, ठीक है, n का मान। तो प्रतिबिंब की संख्या में हम क्या करेंगे? 10 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर 360 बटे थीटा का मान करने से जो प्राप्त आएगा, कौन आएगा, जो वैल्यू आएगा वह संख्या, अगर वह सम संख्या होता है तो क्या कीजिएगा? प्रतिबिंब की संख्या में 1 घटा दीजिएगा। अगर विषम आएगा तो जो n का वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपको इमेज। अगर n का वैल्यू है क्या कहलाएगा आपको? नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन आया तो उसका इंटीजर वैल्यू लेना है। ये 3 कंसेप्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन कंसेप्ट को अभी जो हम बताए आपको, क्या बताए कि अगर आपको समतल दर्पण में अगर कोण दिया रहे तो क्या कीजिएगा? दिए गए कोण से 360 में भागा दीजिएगा। अगर वह संख्या सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या में जो प्राप्त होगा उसे 1 घटा दीजिएगा। अगर विषम आता है तो जो n का वैल्यू होगा वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आता है तो उसका क्या करना आपको? इंटीजर वैल्यू लेना। 3 कंसेप्ट है आपको। एक चौथा कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अचानक हमारे दिमाग में आया, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर हो, समांतर अगर रूप से अगर झुका हुआ है तो समांतर लाइंस के बीच या दर्पण के बीच में कोण क्या बनेगा आपको? 0 डिग्री। अगर कोण आपको 0 डिग्री बन गया तो क्या करेगी? 360 डिग्री में आप 0 से भागा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा आपको? अनंत हो जाएगा। अगर समतल दर्पण आपस में समांतर है, उन दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु है तो इमेज की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम अपने मन से कंसेप्ट डिस्कस किए। अभी फिलहाल हमारा क्या था? आंसर क्या आया आपको? 9। चलिए विकल्पों को देख लेते हैं हम लोग। देखिए 9 विकल्प आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? आपसे फोकस दूरी दिया गया कितना? फोकस दूरी आपको दिया गया है कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f हो जाता है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 सेंटीमीटर बटे f कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? p बराबर 100/10 करेंगे, 10 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में क्या हो जाएगा? सही विकल्प 10 डायोप्टर, ऑप्शन बी दिख रहा है आपको। आसान प्रश्न था, सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी के लिए नियत रहता है, क्या नियत रहता है?
कोणीय संवेग, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा पृथ्वी, उसके लिए कोणीय संवेग क्या होता है आपको नियत रहता है, फिक्स रहता है, यह चेंज नहीं करता है। तो पृथ्वी का जो आपको कोणीय संवेग है वह क्या होगा आपको नियत होगा जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि होने पर इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाती है? ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, आ रहा क्या है संवेग, मोमेंटम में कितना इंक्रीज हो रहा है आपको, आ रहा आपको 50% का, और काइनेटिक एनर्जी में पूछा जा रहा है कितना का चेंज आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सारे विकल्पों को देख लेते हैं। ये आएगा आपको 125% का आपको क्या होगा वृद्धि होगा। यदि संवेग में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपको हाफ mv², इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 mv को लिख सकते हैं m इंटू v, इसको क्या बोलेंगे हम 1/2 pv, mv को क्या बोलेंगे p बोलेंगे, pv हो जाएगा बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ऐसा समझ में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू है निकाल सकते हैं। इस प्रकार सॉल्व करने पर क्या आएगा आपको, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना आएगा आपको 125% की वृद्धि होगी। एक दोलन की दी गई लंबाई के लिए आपतन आवर्तकाल अधिकतम कब होगा? कह रहा है एक दोलन के लिए दी गई लंबाई के लिए आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है t बराबर 1/फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है, इसके लंबाई में कितना वृद्धि होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान दीजिएगा, एक दोलक की दी गई लंबाई, जैसे होता है मान लीजिए एक बॉब है, ठीक है, ये अगर दोलन कर रहा है, इसकी लंबाई L है, इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल है, ये लंबाई के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आवर्तकाल अधिकतम कब होगा, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, यह अधिक कब होगा, जब क्या है उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा आपको वृद्धि हो सके। और क्या है, पृथ्वी का जो है पूछा जा रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर अधिक होगा आवर्तकाल, चंद्रमा के पृष्ठ पर होगा, और पृथ्वी के केंद्र पर होगा। एक विकल्प और देख लेते हैं, एक विकल्प क्या दिया हुआ है, इनमें से किसी पर नहीं, ये तो विकल्प होगा नहीं। देखिए अब है क्या, पृथ्वी के पृष्ठ पर जी का मान क्या होता है आपको 9.8 होता है, चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है घट जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है जी का मान घट के 0 हो जाता है। इन चार विकल्प में जो दिया गया है आपको, चंद्रमा के पृष्ठ पर क्या हो जाता है आपको जी का मान, यह भी परिवर्तित हो जाता है। कहा जा रहा है जो दिया गया दोलन है उसकी लंबाई आवर्तकाल अधिकतम कब होगा। ठीक है, एक दोलन की दी हुई लंबाई के लिए आवर्तकाल, जो दोलन का लंबाई दे रखा है उसके लिए आवर्तकाल कब अधिक होगा। आंसर क्या है, चंद्रमा के पृष्ठ पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपको अधिकतम होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहता है। जब ध्वनि दो माध्यम को क्रॉस करेगा, दो माध्यम में अगर ध्वनि जा रहा है इस तरफ से उस तरफ, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा और क्या परिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति क्या होता है परिवर्तित नहीं होता है। और यही क्वेश्चन आपको लाइट में भी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, उसका चाल बदल जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति जो होती है वह क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है बदलती नहीं है, नियत रहती है। या तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका आवृत्ति नहीं बदलेगा, या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगा परिवर्तित नहीं होती, चेंज नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम तापीय मान होता है। कह रहा है आपको टेम्परेचर सबसे कम तापीय मान किसका होता है,
4 विकल्प दिए गए हैं। तो लकड़ी का जो तापीय माप होता है वह सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। लकड़ी का जो सबसे तापीय माप होता है वह क्या होता है, आपको सबसे कम रहता है। तो चलिए इन प्रश्नों के साथ अब मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे वहाँ पर देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे याद रखना है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।